एवरीवन, दिस इज आकाश आंगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत। और भैया जब हम बात करते हैं कक्षा 10वीं जीव विज्ञान की, तो एक अध्याय है आनुवंशिकता और जैविका, जिसके अंदर बात करने वाले हैं आज हम किसके बारे में, आनुवंशिकता के बारे में, जो कि बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है आपका अध्याय क्रमांक 9 इसका आधार है। बात समझ में आई? तो जितनी भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर ये जो टॉपिक है, बात समझ में आ रही है, इसकी अपनी अलग लेवल की वजनदारी है। बड़ा मजा आने वाला है, एक एक कॉन्सेप्ट को सीधे दिमाग के अंदर फिट करने वाले हैं और ऐसी तैयारी करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन कभी भी कैसा भी कहीं भी पूछ लिया जाए, अपने को वो बनना ही चाहिए। बात समझ में आई? बोलो यस सर। बड़े ध्यान से देखिए कि भैया आनुवंशिकता जो है वो बेसिकली क्या है, राइट? चलिए, तो जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा, मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर चैप्टर में बड़ी दिक्कत होती है और उसके पीछे का कारण पता है क्या है? क्योंकि इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स है ना बायोलॉजी वाले, उसको आपने छोटी कक्षाओं में थोड़ा बहुत पढ़ा है। ये चैप्टर कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा क्या होता है, नया होता है, इसलिए आप बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते हो। पर हम एक एक कॉन्सेप्ट को सीधे खोपड़िया के अंदर फिट करेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों के संतान में पहुंचने की रीतियां एवं आनुवंशिक समानता और विभिन्नताओं का हम क्या करते हैं भैया, अध्ययन करते हैं। आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहलाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको बड़ा डाउट होता है कि सर जेनेटिक्स और हेरिडिटी में क्या डिफरेंस है, यानी कि आनुवंशिकता और आनुवंशिकी में क्या डिफरेंस है। तो क्लियर करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट? इसके लिए भी अपने पास, रुको एक मिनट, मस्त वाली कहानी है। बात समझ में आ रही है? देखो, तो अध्ययन करने का जो तरीका है उसको हम आनुवंशिकी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? समझने की कोशिश करते हैं। एक शानदार वाला एग्जाम्पल लेकर, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है भैया। यहां पर है हमारे पास पालक, मतलब यहां पर है हमारे पास पालक, यानी कि जो क्या करने वाले हैं, संतान की उत्पत्ति करने वाले हैं, ठीक है? तो माता और पिता हमने दोनों बना दिए, ठीक है जी? चलो, माता और पिता हमने दोनों बना दिए और आप जस्ट फॉर अ मोमेंट मेरी जो ड्राइंग है उसको आप इग्नोर करें, राइट? हम कहते हैं कि भैया ये है पिता, बोलो यस सर, और ये है माता। चलो, बात समझ में आई? अब इनसे क्या हुआ, एक संतति पैदा हुई, एक संतान पैदा हुई, जो कि लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है। बोलो यस सर, ठीक है? अब ये जो संतान यहां पर पैदा हुई, संतान संतान संतान, बात समझ में आ रही है? अब ये जो यहां पर संतति या फिर संतान जो पैदा हुई, अब इसके अंदर इन दोनों के बहुत सारे गुण हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, यहीं से शुरुआत होती है किसकी, आनुवंशिकी और आनुवंशिकता की, यानी कि हेरिडिटी की और जेनेटिक्स की। बात समझ में आ रही है? अब बहुत सारे ऐसे गुण होंगे जो यहां पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अरे भाई, जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है छोटे बच्चे का नहीं, बच्चे का जन्म होता है, बच्चा छोटा ही होता है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो सब आस पड़ोस वाले, परिवार वाले, रिलेटिव्स, ये वो सब मिलकर क्या बात करते हैं? सबसे पहले दो बातें होती हैं बेसिकली। पहला, नाम क्या रखा जाएगा, और दूसरा कि इसके नाक किसके जैसे है, इसकी आंख किसके जैसे है, बिल्कुल मम्मी पे गया है, बिल्कुल पापा पे गया है। बात समझ में आई? नैन नक्श कैसे हैं, ये सब बातें होती हैं कि नहीं होती? इसका मतलब क्या हुआ, कुछ चीजें हैं जो पालक से, कुछ चीजें हैं जो पालक से किसकी तरफ चली जाती है भैया, संतान की तरफ चली जाती है। तो कुछ गुणों का पालक से या जनक से, पालक से ज्यादा सही हम बोल सकते हैं कि जनक से कुछ गुणों का संतान की तरफ चले जाना, जनक से कुछ गुणों का संतान की तरफ चले जाना, बेसिकली क्या कहलाता है, आनुवंशिकता, यानी कि हेरिडिटी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? और इन सब के बारे में जो स्टडी हम करते हैं, अध्ययन जो हम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भैया जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी। तो इन सब के बारे में पढ़ने का मतलब है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। बात समझ में आई? और क्या हो रहा है, कैसे जो है गुणधर्म, प्रॉपर्टीज बहुत सारी जो है जनक से संतान की तरफ जा रही है। तो ये जो जाना है प्रॉपर्टीज का, गुणधर्मों का, व्यवहार का, किससे, जनक से संतान की तरफ सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आनुवंशिकता, यानी कि हेरिडिटी। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा,
अगला वाला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि भैया हर एक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं, बात समझ में आ रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके संतानों में संचारित होते रहते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि किसी किसी को गुस्सा बहुत आता है तो उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल पापा पे गया है। कोई कोई स्माइल बहुत करता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल पापा पे गया है, मम्मी पे गया है। तो बेसिकली हम जब अपने दैनिक जीवन में डेली लाइफ में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, अलग अलग प्रकार के फीचर्स हमारे अंदर जो होते हैं, उसमें कई बार लोग हमें कनेक्ट करते हैं कि अच्छा पापा का बेटा, अच्छा मम्मी का बेटा। फिर उसके प्रो वर्जन आते हैं, पापा की परी और मादा लाडला। बात समझ में आई? चलो, तो इस तरीके से बड़ी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मतलब कि भैया इस चैप्टर के अंदर अपने को बहुत मजा आने वाला है। खत्म बात। चलिए, तो ऐसे गुण, ऐसे जो गुण होते हैं जो बेसिकली जनक से किसकी तरफ जाते हैं, संतान की तरफ जाते हैं। ऐसे गुण जो जनक से संतान की तरफ जाते हैं, ऐसे गुणों को हम आनुवंशिक गुण यानी कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स या पैतृक गुण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनको हम कहते हैं पैतृक गुण, जो कि बेसिकली हम सबको अपने जनकों से मिले हैं, उनको उनके जनकों से मिले होंगे। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी शानदार कहानी होने वाली है। इतना नोट तो करो। सब पढ़ेंगे ये, जितनी चीजें इस चैप्टर में एक एक सब आपके दिमाग में फिट करने वाला हूं मैं। ठीक है जी? चलिए, तो अब भैया इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जीवों के इन मूल जो भी गुण है, उनका जो संचरण है यानी कि फ्लो जो है, उसको हम आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी कहते हैं। बात समझ में आई? इसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में वंशागत लक्षणों का अध्ययन, राइट, दूसरे शब्दों में वंशागत लक्षणों का जो अध्ययन है वो भी क्या कहलाएगा, आपका आनुवंशिकता कहलाएगा, बेसिकली जेनेटिक्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? और यही एक कारण है जिसके बिहार पर हम ये कह सकते हैं कि भैया प्रत्येक जीव के जो गुण हैं वो अपने माता पिता के गुणों के समान हो सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया सी ये कहानी है। बात समझ में आ गई? सब पढ़ने वाले हैं आज अपन। मनुष्यों में जेनेटिक्स कैसे होता है, और ये जो मेंडल अंकल थे ना अपन हम सबके, जिन्होंने मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। बात समझ में आ रही है? इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ेंगे, मजेदार ये कहानी है। तो ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको दिमाग के अंदर फिट रखने हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। अभी तक जो था कंफ्यूजन, जो था अभी तक जो परेशानी थी वो थी। अब एक बार चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है तो 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट्स अब दिमाग में फिट होने ही चाहिए। मामला बिल्कुल सेट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है जेनेटिक्स, हम ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं, राइट। तो लक्षणों के वंशीगत होना और विभिन्नताओं का अध्ययन जो है बेसिकली उसके बारे में पढ़ना जेनेटिक्स है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना, मतलब आनुवंशिकता एक प्रोसेस है बेसिकली। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, एक प्रोसेस है। और ये क्या है, तो ये एक प्रकार की स्टडी है। इसीलिए हम जो आनुवंशिकता है उसको आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसीलिए हम हेरिडिटी जो है उसको जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? और जेनेटिक्स किससे मिलकर बना हुआ है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। क्या इस जेनेटिक्स का जीन से कोई लेना देना है, आप मुझे बताएंगे कहां पर, कमेंट बॉक्स में, राइट। और साथ में हम बात करेंगे विभिन्नता यानी कि वेरिएशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, एक स्पीशीज के विभिन्न जीवों के शारीरिक अभिकल्प यानी कि डिजाइन और डीएनए में क्या होता है, अंतर जो होता है उसको अपन विभिन्नताएं कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसको, विभिन्नताएं। कैसे समझेंगे, देखो भैया सीधी सी बात, ये है पिता, ठीक है, दूसरी बात ये है माता। अब मैं सिर्फ हेयर्स ही बना सकता हूं और बाकी चीजें कैसे बना पाऊंगा। बात समझ में? तो अपने पास है यहां पर पिता, बोलो यस सर। यहां पर क्या है, माता। और ये दोनों ही क्या है, जनक है। क्योंकि आप जानते हो कि लैंगिक जनन के माध्यम से जो संतति या संतान है वो बेसिकली पैदा होगी। अब हमने कहा पहला, दूसरा, बच्चे दो ही अच्छे, हम दो, ये दो, इनके दो वाली बात है। चलो, तो ये बच्चे हो गए, तो ये हो गया भैया बच्चे। चलो, आपने कहा सर एक बच्चा ए है, एक बच्चा जो है ये बी है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, दोनों जो हैं वो इन्हीं जनक से जो है पैदा हुए हैं, बोलो यस सर। क्या दोनों के अंदर सारी चीजें एक समान होंगी? नहीं हो सकती। आप अपने भाई बहनों को आपस में देख लीजिए, हर चीज एक जैसी नहीं हो सकती।
बात समझ में आ रही है? फेस कट हो सकता है, नैन नक्श हो सकते हैं, नाक आंख कान हो सकता है थोड़ी थोड़ी समान हो या डिफरेंट हो या एग्जैक्टली सेम हो। बात समझ में आ रही है? पर सारी चीजें एक समान नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्पीसीज यानी कि एक जाति के विभिन्न जीवों के शारीरिक अभिकल्पना या डिजाइन जो है बेसिकली वो कैसी होती है और डीएनए में कैसा होता है, अंतर होता है। तो ये जो चीज हो रही है डिफरेंस या विभिन्नताएं, ये जो अलग अलग चीजें हो रही हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, विभिन्नता बोलेंगे। सीधी बात ये कि एक घर में यदि दो बच्चे हैं तो दोनों में सभी चीजें सेम नहीं होंगी, डिफरेंट जो है वो भी होंगी। बात समझ में आ रही है? सभी को नोट किया जाए। ठीक, अब चालू होता है चैप्टर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जेनेटिक्स या आनुवंशिकता को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो दो तरीके हैं इसको समझने के शानदार वाले, पता है कौन से? एक तो भैया ब्लड ग्रुप, दूसरा जो है मेंडल अंकल ने जो मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था वो। बात समझ में आ रही है? तो हम ब्लड ग्रुप से इस कहानी को शुरू करेंगे और हम पहुंचेंगे कहां पर, मटर के दानों पर। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो अब जैसा कि आप जानते हो कि यदि हम मुख्य रूप से बात करें, राइट, तो मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स यानी कि रक्त समूह होते हैं, जिसमें आता है ए, जिसमें आता है बी, जिसमें आता है ए बी और भैया ओ रक्त समूह। ये सारी जो चीजें हैं ये बेसिकली मानव के अंदर ब्लड ग्रुप का काम करती है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। ठीक है, और मां बाप के रक्त समूह के आधार पे यानी कि जनकों के रक्त समूह के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि होने वाले बच्चे का रक्त समूह क्या होगा। तो इसका मतलब एक चीज हुआ कि भैया जनक से संतान की तरफ यानी कि माता पिता से बच्चे की तरफ कुछ चीजें जो हैं वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। बात समझ में आ रही है? मतलब वंश जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ रहा है तो कुछ चीजें जो हैं वो माता पिता से, माँ बाप से बच्चे में ट्रांसफर हो रही है। उसमें से एक जो है वो ब्लड ग्रुप भी होता है। बात समझ में आ रही है? उसमें से एक जो है वो ब्लड ग्रुप भी होता है। इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं तो और अच्छे तरीके से जो आनुवंशिकता है यानी कि हेरिडिटी वो आपके खोपड़ी के अंदर फिट हो जाएगा। राइट, चलो तो मेरे को पहले ये बता दो, आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स, आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, क्या ये आपको क्लियर है? और यदि ये क्लियर है तो इसके बाद हम जितनी चीजें करने वाले हैं वो सब ऑटोमेटिकली फिट होती जाएगी। ठीक है, चलिए इतना आप नोट करेंगे पक्का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आप जानते हो कि जब हम बात करते हैं किसकी, भैया गुण सूत्र की जब हम बात करते हैं किसकी, गुण सूत्रों की, राइट, गुण सूत्रों की यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि जिन्हें हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, कुल 46 जो हैं वो भी, देखो नर की बात करें या फिर मादा की बात करें, पिता की बात करें या फिर मादा की बात करें, भैया टोटल 46 दोनों में होते हैं। बोलो यस सर। मतलब 23 जोड़ी जो हैं वो कैसे होते हैं, दोनों में होते हैं। ठीक है, मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो छोड़ो डिफरेंस, छोड़ो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि समानताएं क्या है। बात समझ में आ रही है? तो जब आप मेल की बात करेंगे तो देखो 44 एक जैसे, वहां पर भी 44 एक जैसे, पर 45वां और 46वां कैसा होगा, डिफरेंस होगा, और जिससे ही आपका लिंग जो है उसका निर्धारण होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर XY है और यहां पर XX है। बात समझ में आई? और ये जो XY है और XX है ये कितने प्रकार से मिल सकता है, तो भैया 4 प्रकार से मिल सकता है। कैसा, इसका X उसका X। ठीक है, साथ में यदि हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां से X, वहां पर 2 X हैं तो दूसरा X, फिर यदि हम यहां पर बात करेंगे तो YX और भैया YX। बात समझ में आ रही है? तो ये वो तरीके हैं जिससे मिल सकता है। मतलब YX यदि होगा तो भाई सीधी सी बात है कि लड़का पैदा होगा, XX यदि होगा तो क्या होगा, लड़की पैदा होगी। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र अपने होते हैं, ठीक है, यही डिफरेंट होते हैं। बाकी के 22 जोड़ी जो हैं यानी कि 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो लगभग नहीं एक समान ही होते हैं। बात समझ में? नोट किया जाए और भैया हम बढ़ने वाले हैं आगे। एक शानदार टेबल है जो हमारा वेट कर रहा है। हरियम, अब देखो इस टेबल को याद रखना बड़ा ही आसान है। बात समझ में आ रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि भाई आनुवंशिकता कहती है कि भैया माता और पिता के हिसाब से जो बच्चा होगा उसका जो ब्लड ग्रुप है, बात समझ में आ रही है, वो डिसाइड होगा। तो सवाल पैदा होता है कि कैसे डिवाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा, राइट? तो ध्यान से देखिए, यदि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो O है, कितना है भाई, O है,
राइट, तो जो बच्चा है 100% कैसा होगा, ओ होगा। क्लियर। पर यदि एक ओ है और एक ए है, ठीक है, तो फिर 50% और 50% डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो ऊपर के 4 याद रखने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि कहीं पर ओ ब्लड ग्रुप है, देखो यदि कहीं पर, पीछे चलते हम लोग, हम माता की यदि बात करें, कहीं पर भैया ओ ब्लड ग्रुप है, बात समझ में आ रही है, कहीं पर यदि ओ ब्लड ग्रुप है तो बड़े ध्यान से देखिएगा, वो भी स्टार्टिंग के 3 में यदि ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ में 100%, ओ ए में 50%, ओ बी में 50%। बात समझ में आ गई। और बचा हुआ 50% जो है वो पिता का जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसके हिसाब से होगा। पर बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि माता का यदि ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का यदि ए बी है, बात समझ में आ रही है, यदि यहां पर ओ है, यहां पर यदि ए बी है, तो वहां पर ना तो ओ बनेगा ना तो ए बी बनेगा, यहां पर या तो ए बनेगा या फिर जो है यहां पर बी बनेगा। बात समझ में आ गई। शानदार ये कहानी है, बड़े ध्यान से देखिए, यदि 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 दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भैया सर यहां पर ए 100% लिख देते हैं, तो वो अपने को नहीं करना है, अपने को इसको 66% लिखना है, और ओ जो रहेगा वो आपका रहेगा 33%। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा वेरिएशन होते हैं किसमें, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप बन सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप जो है ये भी बन सकता है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। शानदार ये कहानी है। अब ध्यान से देखिएगा, ओ वाली सीरीज यहां पर खत्म हो गई, अब ए वाली सीरीज चल रही है। यदि यहां पर ए है और यहां पर यदि ए बी है, बात समझ में आई, तो फिर ए भी होगा, बी भी होगा और ए भी होगा। उसी तरीके से बी और बी में वैसा ही होगा जैसा ए और ए में हुआ था। मतलब कि भैया यहां पर 66% यानी कि 2/3 आपका जो भाग है वो हो सकता है आपका बी, और बचा हुआ जो है वो कैसा हो सकता है, ओ हो सकता है। वहीं के वहीं यदि हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो, ए के साथ ए बी देखा था, वैसे ही बी के साथ जब हम ए बी देखेंगे तो ए मिलेगा, बी मिलेगा, ए बी मिलेगा। मतलब ये कि ए के साथ और बी के साथ यदि आप ए बी को लेते हो तो एक जैसा आपको जो है प्रोपोर्शन मिलने वाला है, किसमें, बच्चे के ब्लड ग्रुप में। बात समझ में आ गई। तो ये टेबल आपको ये पता लगाता है, इस टेबल को देखकर हम ये जानते हैं कि भैया कुछ चीजें हैं जो जनक से जो संतति है, संतान है, उसकी तरफ क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। शानदार तरीके से इसको नोट किया जाए। और अब हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि, बात समझ में आई, जो कि इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे चैप्टर का जो है क्या है, दिल है, जिगर है, लीवर है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ में आई। हम बात करने वाले हैं कि जो मेंडल ने आनुवंशिकी पर जो भी रिसर्च की, जो भी बातें बताई, उसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो मेंडल अंकल हैं जिनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, राइट, इनका जन्म कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रिया में। बात समझ में आ रही है। और इन्होंने किस पर रिसर्च की, तो इन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च की। सवाल पैदा होता है, सर मटर फेवरेट थे क्या इनके? ऐसा कुछ नहीं। देखो साल में एक फसल होती है, बात समझ में आ रही है। आसानी से आप मटर के जो बीज हैं, मटर छीलना किसको नहीं आता, सबको आता है, बात समझ में। आसानी से आप जो मटर के बीज हैं उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आसानी से आप मटर के जो पौधा है उसकी लेंथ को लेकर, उसके फूलों को लेकर उस पर क्या कर सकते हो भैया, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, आनुवंशिकी को समझने के लिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या किया, आनुवंशिकी को समझने के लिए मटर के पौधे पर प्रयोग किया और यह पता लगाया कि पिछली पीढ़ी के जो गुण हैं वो अगली पीढ़ियों में आ जाते हैं। बात समझ में आई? पिछली पीढ़ी के जो गुण हैं वो अगली पीढ़ियों में आ जाते हैं। और इन्होंने मटर के पौधे को इसीलिए चुना क्योंकि मटर के पौधे में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। कौन से? तो भैया 7 गुणों के बारे में इन्होंने वहां पर बात की थी। कौन से गुण है, ध्यान से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक तो पौधे की लंबाई, बोलो यस सर। एक तो हम पौधे की क्या बात कर सकते हैं, लंबाई, ठीक है। उसके बाद यदि हम दाने की बात करें तो दाने का रंग कि वो हरा है कि पीला है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं दाने का आकार। अब आपने देखा होगा मटर के कुछ दाने होते हैं ना एकदम बढ़िया वाले गोल वाले होते हैं, उसको खाने में बहुत मजा आता है, और कुछ दाने ऐसे झुर्रीदार होते हैं, बात समझ में आती है। कुछ दानों में ऐसे बुढ़ापा आ जाता है, क्लियर है। साथ साथ हम बात करेंगे कुछ दाने, देखो दाने का रंग, दाने का आकार, बात समझ में आई। और भैया फूल के बारे में भी तो बात की थी।
कि सफेद फूल भी हो सकता है और आपका जो है बैगनी रंग का भी फूल हो सकता है। बात समझ में आई? तो लंबाई हो गया, दाने का आकार हो गया, दाने का रंग हो गया, फूल हो गया, ऐसी 6-7 चीजें जो थी, इन गुणों के आधार पर इन्होंने पता है क्या किया, आनुवंशिकी को समझने की कोशिश की। बात समझ में आ रही है? इसको पूरा अपन एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि मेंडल ने आनुवंशिकी के बारे में कितनी बातें की और कौन सी बातें की। अभी हम एक बढ़िया वाला एग्जांपल लेते हैं आनुवंशिकी को समझने के लिए, राइट? देखो, दो एग्जांपल से बहुत आसानी से समझा जा सकता है, एक ब्लड ग्रुप और दूसरा यदि हम बात करें तो भैया मटर वाला एग्जांपल एकदम तगड़ा एग्जांपल है। इससे आप हेरिडिटी यानी कि जो आनुवंशिकी है उसको बहुत शानदार तरीके से समझ सकते हो। पॉइंट्स को नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अंकल को एक बार याद कर लेंगे, ड्रॉ मत करना, हो ना पाएगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो आप ध्यान से देखो कैसे होगा, समझने की कोशिश करते हैं, राइट? देखो अब क्योंकि बहुत सारे गुणधर्म होते हैं तो इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे की लंबाई पर रिसर्च की। बात समझ में आई? तो ये बात करने वाले हैं मटर के पौधे पर लंबाई, मटर के पौधे की लंबाई, पर लंबाई थोड़ी, मटर के पौधे की लंबाई। अब सुनो, अब क्या होता है, जिस तरीके से यहां पर इसका ये कोड वर्ड में रिप्रेजेंटेशन होता है ना गुणधर्मों का मटर के, बात समझ में आ रही है? यहीं से आपका कंफ्यूजन चालू हो जाता है। बात समझ में आई? अपने को कंफ्यूज होना ही नहीं, अपने को सिर्फ एक गुणधर्म से कहानी को समझने की कोशिश करना है। कैसे करना है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अब ये बताओ, मटर का पौधा दो ही प्रकार का हो सकता है। मटर का जो पौधा है वो दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो बहुत लंबा हो सकता है या तो बहुत छोटा हो सकता है। मतलब लंबा पौधा और बौना पौधा अपन ने दो बनाए। ठीक है जी, अपन ने कितने बनाए भैया? हमने दो बनाए। हमने कहा मटर के पौधे की हम लंबाई के बारे में बात करेंगे, हमने दो प्रकार के बनाए। रुको, हमने कहा कि लंबा पौधा, चलो तो हमने कहा कि लंबा पौधा, और रुको जरा, बहुत मजा आने वाला है, राइट? तो हमने ये दो पौधे बना दिए, टी और स्मॉल टी। बात समझ में आई? अब ये टी मुझे ऐसा लगता है टॉल के लिए बनाया गया होगा। बात समझ में आ रही है? छोटा वाला जो टी है वो कम लंबाई के लिए, ज्यादा लंबाई कम लंबाई। चलिए, अब इसको मैंने यहां पर लिख दिया लंबा पौधा और यहां पर मैंने लिख दिया बौना। हम सिर्फ अभी लंबाई को बेस बनाकर इस रिसर्च को कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अभी हम सिर्फ लंबाई को बेस बनाकर रिसर्च को कर रहे हैं। क्लियर है? हम और गुणधर्मों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर लंबाई ली गई, एक बौना 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 पौधा नहीं बौना, तो एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है। बात समझ में आई? हमने क्या किया, बड़े ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। हमने दोनों के बीच में क्या किया, क्रॉस करवाया। बात समझ में आई? जब हम दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमको 4 अलग अलग पौधे मिलेंगे, हमें 4 अलग अलग पौधे मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? जिसको हम F1 पीढ़ी कहेंगे। तो हमें 4 अलग अलग कौन से पौधे मिले, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। हमको मिले क्या मैं पौधे बना दूं लंबाई के साथ? ओके ठीक है, हमको 4 अलग अलग ये पौधे मिले, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 4 पौधे मिले, ये 4 पौधे मिले। ठीक है, अब जब मैं लंबा पौधा लिख रहा हूं तो मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगा, और जब मैं बौना पौधा लिखूंगा तो भैया उसको मैं लाल कलर से बना दूंगा। बात खत्म हो गई। ठीक है, लाइन से रहे क्या? नहीं है, रुको, लाइन से बनाते हैं इनको। ठीक है जी, चलो ये अपन ने बना दिया और ये अपन ने बना दिया। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलिए, तो यहां पर अपन ने किया टी और टी, टी और टी, टी और टी, टी और टी। अब क्या होता है कि हम बायोलॉजी को एक तरफ यदि रखें, राइट, तो हम दिमाग लगाते हैं कि सर एक लंबा पौधे ने, बात समझ में आ रही है, परागण किया, निषेचन किया एक बौने पौधे के फूल के साथ में, मतलब उसका परागकण इसमें आया या इसका परागकण उसमें गया, दोनों ने ये जनक हो गए। ये कैसे हो गए भाई? ये जनक पौधे हो गए। ठीक है, तो ये हमने बोल दिया कि ये जनक पौधे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये हो गए जनक पौधे, यहां तक ठीक है। क्योंकि एक यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके बाद के सारे समझ में आ जाएंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये हो गए जनक पौधे, एक लंबा है एक बौना है, दोनों के बीच में हमने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई।
बात समझ में, मतलब दोनों के बीच में हमने कनेक्शन कराया, हमको ये 4 ऑप्शन मिले। बात समझ में। अब आप एक चीज गौर करो कि सब में जो गुणधर्म है, सब में जो गुणधर्म है वो दोनों के हैं। बात समझ में आ रही है, सब में जो गुणधर्म है वो दोनों के हैं, पर प्रदर्शित सिर्फ लंबे वाले के हो रहे हैं। इसका मतलब ये, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना कि भैया ये भी लंबा होगा, बोलो यस सर। ये भी कैसा होगा, लंबा होगा, बोलो यस सर। ये भी कैसा होगा, लंबा पौधा होगा, बोलो यस सर। ये भी कैसा होगा, लंबा पौधा। ये पहली बात। अब आप बोलोगे सर एक छोटा था एक बड़ा है तो बीच का ही हो जाता। बात समझ में आ रही, मतलब हम ये कह सकते हैं ना तो बहुत लंबा होता ना तो बहुत बौना होता, हाइट ऐसी बीच में हो जाती। बात समझ में, पर ऐसा नहीं है। मतलब ये कि जब एक लंबा एक बौने को आपने मिलाया, ठीक है, तो 4 लंबे ही पौधे मिले, पर चारों के अंदर जो गुणधर्म थे वो दोनों के थे, लंबे के भी थे और बौने के भी थे, पर प्रभावी जो गुणधर्म था, बात समझ में आई, वो कौन सा था, लंबे पौधे का था। इसलिए भैया सारे जो पौधे हैं वो कैसे हुए, लंबे हो गए। तो प्रभावी जो है वो कौन सा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, प्रभावी जो है वो है आपका लंबा पौधे का गुणधर्म। तो प्रभावी जो गुणधर्म है बेसिकली वो लंबे पौधे का है, बोलो यस सर। तो लंबे पौधे का गुणधर्म है, ठीक है। चलिए, तो हम मेंडल के समझ में तो आ गया कि जब 2 इस प्रकार से हम लेते हैं, बात समझ में आई, तो भैया अपने को ये ऑप्शंस मिलते हैं। जब हम 2 प्रकार से, 2 इस प्रकार से जो है, एक लंबा पौधा लेते हैं, एक बौना लेते हैं, दोनों के बीच में जो है राइट निषेचन होता है, और अगले जो 4 पौधे पैदा होते हैं, क्योंकि 4 ही हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है, 4 ही प्रकार के हो सकते हैं, और चारों कैसे हैं, आपके लंबे हैं। बात समझ में आई। तो दोनों कारक इसके अंदर हैं, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, पर जो प्रभावी है वो कौन है भैया, लंबा पौधा है। बात समझ में आई। और अप्रभावी कारक जो है वो आपका बौना पौधा है। अब उन्होंने इसको उन्होंने कहा कि अच्छा सुनो, इसको हम F1 पीढ़ी कह देते हैं, खत्म बात। इसको उन्होंने कौन सी पीढ़ी कही, तो इसको उन्होंने कहा F1 पीढ़ी कह देते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहां तक यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर होगा। चलो, तो इसको उन्होंने F1 पीढ़ी कह दिया, बात समझ में आ गई। अब मेंडल ने कहा यार सभी लंबे पौधे हैं, इसके अंदर जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो तो दोनों की जैसी है। बात समझ में आ रही है, दोनों की है, पर जो मुख्य प्रभावी कारक है वो लंबा पौधा है। बात समझ में आई। मतलब चारों पौधे बने तो, पर और गुणधर्म भी दोनों के हैं, पर जो दिख रहा है गुणधर्म वो कैसा है, लंबे पौधे का है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा और तूफानी करते हैं। तो मेंडल अंकल ने क्या किया, अब इन दोनों पौधों को क्या किया, क्रॉस ब्रीड करवा दिया। बात समझ में आई। तो F2 प्राणी जो थे, है ना, F2 की जो पीढ़ी थी, प्राणी तो नहीं कह सकते, यहाँ पे पौधे हैं बेसिकली। बात समझ में आई। ये कैसे बने इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है। और तब जब तक ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भैया इस पूरे चैप्टर में कवि कहना क्या चाहते हैं। राइट, बोलो यस सर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, कोई भी तो उठा लो, अपने घर का राज है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने क्लियर है। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तो जैसे यहां पर इन्होंने क्रॉस ब्रीड करवाया था, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट, तो भैया आपने एक, अब देखो ये F1 पीढ़ी के लिए हैं आपने, बात समझ में आ रही है, ये तो ओरिजिनल जनक थे, और यहां पर भी आपने T और T ले लिया, और दोनों के बीच में क्या कराया भैया, क्रॉस करवाया, यानी कि निषेचन करवाया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये लैंगिक जनन हुआ ना। जनन के बाद 4 अलग अलग प्रकार की संतति आपको यहां मिली थी, वहां पर भी 4 अलग अलग प्रकार की संतति आपको मिलेगी। और क्या मिलेगी, बड़े ध्यान से देखना, शानदार ये कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगी यहां पर। राइट, अरे बाबा, अब आप बोलोगे सर दोनों ब्लैक हैं तो ब्लैक ही मिलेंगे, सारे लंबे पौधे मिलेंगे, पर बाबू ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा कि जो आपका 75% पौधे जो हैं, 4 में से जो 3 हैं, बात समझ में आई, वो तो लंबे पौधे हैं, बिल्कुल 4 में से जो 3 हैं वो तो लंबे पौधे हैं। दोनों के टी ले लेते हैं अपन, फिर टी और टी, फिर इसका टी और इसका टी, और फिर दोनों के हम छोटे वाले टी ले लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये जो पौधे अपने को मिले हैं भैया, ये F2 पीढ़ी के हैं। अरे बाबा, मजेदार कहानी,
बात समझ में? तो ये कैसे हैं? तो ये F2 पीढ़ी के हैं। क्या एक्सपेरिमेंट क्लियर? बोलो यस सर। ठीक है, इसका मतलब कि देखो प्रभावी कारक जो था इसमें, प्रभावी गुणधर्म जो था वो लंबा पौधा था। बात समझ में? पर जब इन दोनों को इन्होंने लिया, क्लियर? अब देखो इन दोनों के अंदर ये लंबे जरूर हैं पर गुणधर्म दोनों के हैं। बात समझ में आ रही है? अरे ऐसा होता है ना, क्या होता है कोई कोई कुछ, जैसे आप मान लेते हैं कई बार किसी बच्चे को बोलते हैं कि अरे यार तुम तो अपने बिल्कुल पापा पे गए हो। बात समझ में? तो क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ पापा के ही जीन है? ऐसा नहीं हो सकता भाई, माता और पिता दोनों चाहिए। बात समझ में? तो मम्मी से भी और पापा दोनों से मिलकर, दोनों जनकों से मिलकर बेसिकली जो है संतति की उत्पन्न हुई है। पर गुणधर्म ज्यादा किसके हैं? पापा के हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या? गुणधर्म दोनों के हैं पर प्रभावी कौन है? पिताजी। बात समझ में आई? बोलो यस सर। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में भी बताने वाला हूं। जैसे आप देखना कि जो बच्चियां होती हैं स्पेशली वो पिताजी की लाडली होती हैं। बात समझ में आई? और मम्मी से थोड़ी लड़ाई वड़ाई कर लेती हैं कभी कभी। कुछ इसी तरीके से यदि आप लड़कों की बात करोगे तो वो मम्मी के बड़े लाडले होते हैं, उनको कुछ भी बताना होता है। बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में ऐसा होता है कि नहीं होता है। उनको कुछ यदि बताना होता है ना पापा को, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली नहीं बताते। वो पता है किसके पास जाते हैं? होम मिनिस्टर के पास, मम्मी के पास में। पहले वो मम्मी को बताते हैं, मम्मी सुनो ना हमको अब रील बनाने का मन कर रहा है, हमारे लिए एक कि ऐसे जो है ऑरेंज और ब्लैक दिखने वाली बाइक खरीदो ना, हम भी थोड़ा छपरीपना करेंगे। तो वो बाइक की डिमांड करना है तो किसको बताते हैं? मम्मी को बताते हैं। फिर मम्मी धीरे से जो है पिताजी को बताती है और पिताजी पूरी फिर छपरीपना निकालते, खूब सुटाई करते हैं। बात समझ में? तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, किससे बोलेंगे? मम्मी से बोलेंगे। तो बेटा ये जितनी चीजें यहां पर हुई, बात समझ में आई, इन सब के अंदर भी आनुवंशिकता है। बात समझ में आ रही है? पर हम अभी बात करते हैं मटर के पौधों के बारे में। फिर उसके बाद मटर छीलेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर फिट करेंगे। ठीक है, सब्जी बना के खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये F2 पीढ़ी में अब बेसिकली क्या हुआ, सबको ये लगता रहा कि भैया चारों ही लंबे होने चाहिए, पर ऐसा नहीं था क्योंकि वो दर्शा नहीं रहा था, पर उसके अंदर जो गुणधर्म है वो बौने पौधे का भी था। बात समझ में? तो ये तो लंबा बन गया, बोलो यस सर। ये पौधा भी लंबा बन गया, बोलो यस सर। ये पौधा भी लंबा बन गया, बोलो यस सर। पर ये जो पौधा बना ये कैसा बना? बौना बना। बात समझ में आई? अब मेंडल अंकल जो है उनके दिमाग की बत्ती जली। जैसे ये हुआ, मेंडल अंकल के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने कहा ओके, मतलब वहां से कोई चीज आ रही है आगे, बस वो प्रभावी नहीं थी। बात समझ में आई? मतलब कि बौने पौधा जो था, जो बौना पौधा था, बात समझ में आई, उसके भी जीन साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। जीन जस्ट अभी बताने वाला हूं, जीन का मतलब क्या होता है। बात समझ में आई? बौने पौधे के भी जीन आपस में ट्रेवल कर रहे हैं साथ साथ में, बस प्रभावी नहीं है। पर जब अब इन दोनों को हमने क्रॉस कराया तो अब अपने को ये 4 ऑप्शन मिल गए। इसका मतलब भैया यहां पर आकर, इन तीनों में तो उसने असर नहीं दिखाया, बात समझ में, पर यहां पर आकर जो जीन है, बात समझ में आ रही है, जो आनुवंशिकी है, उसने असर दिखाया। और एक पौधा, यानी कि यदि हम प्रतिशत में निकाले तो 25% आपके जो पौधे थे वो कैसे निकले? बौने निकले। बात समझ में? तो मेंडल अंकल के दिमाग में आया कि भैया कुछ ऐसी चीजें होती हैं, देखो पता सबको है बट प्रूव करना पड़ेगा ना। विज्ञान में क्या होता है? तथ्य होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, प्रूव होती है इन चीजों की। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। तो फिर मेंडल अंकल ने दिमाग लगाया कि ओके ये बात, मतलब कुछ चीजें हैं, बात समझ में आ रही है, कुछ चीजें हैं जो जनक से संतान में जाती हैं, सारी नहीं जाती। कुछ चीजें हैं राइट जो जनक से किस में जाती है? संतान में जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम बात जनक और संतान की करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहीं से सवाल रगड़ते हैं भैया बोर्ड वाले। बात समझ में आई? जब हम बात जनक की करते हैं, माता पिता की बात करते हैं, बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से देखना, इस एक लाइन पर इस पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? टिका हुआ है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। यदि हम माता पिता या जनक की बात करें और इनसे निर्माण किसका होता है? संतान का। बात समझ में आई? हम बात करें जनक की और निर्माण किसका होता है? भैया संतान का। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो भैया इस संतान में बहुत सारी, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें इस संतान में बहुत सारी समानताएं होंगी, सारी नहीं होंगी। बात समझ में आई? बहुत सारी जो है समानताएं होंगी और बहुत सारी
असमानताएं होंगी। बात समझ में आई? इसीलिए हो सकता है कि हम अपने पेरेंट्स की जैसे शक्ल सूरत में दिखे, पर जरूरी नहीं है कि हमारा व्यवहार भी वैसा हो, जरूरी नहीं है कि हमारी सोच एग्जैक्टली उनसे मिलती हो। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कि बहुत सारी समानताएं होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पैदा होने के बाद, और बहुत सारी भैया असमानताएं भी होती हैं। और ये जो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो, किसका? समानताओं का और असमानताओं का, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, राइट, यही जो किसी स्पीसीज की यदि हम बात करें, किसी प्रजाति की यदि हम बात करें, राइट, तो उसके जीवन को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल समान होंगे, बात समझ में आ रही है? तो फिर वो लैंगिक जनन थोड़ी हुआ, वो तो अलैंगिक जनन हो गया, जिसमें एग्जैक्टली क्लोन मिलता है। यदि इस पे कोई डाउट है तो आप उसके भी वीडियोस देख सकते हैं, पिछले वाले चैप्टर में अपन ने पूरा निपटाया है। बात समझ में? इसलिए ध्यान से देखिएगा, लैंगिक जनन जब भी होगा, जब कभी भी लैंगिक जनन होगा, तो जो जनक और संतान है, जब कभी भी लैंगिक जनन होगा तो जो जनक और संतान है, राइट, बहुत सारी समानताएं भी होंगी और बहुत सारी असमानताएं भी होंगी। बात समझ में आ गई? यह है मुद्दे की बात। और यह किसने पता लगाया? बात समझ में आई? मेंडल अंकल ने। तो इनको एक बात समझ में आ गई कि भैया जनक और संतति के बीच में समानताएं भी होंगी और बहुत सारी असमानताएं भी होंगी। तो वो F1 पीढ़ी हो गई और ये आपकी बेटा F2 पीढ़ी हो गई। पर रुको जरा, F2 पीढ़ी को मैं गोला लगा दूं। बात समझ में आई? तो अब क्लियर था, अब ये क्लियर था कि जनक से संतति, संतान या बच्चे की तरफ, अब मटर को हम बच्चा नहीं कह सकते, बात समझ में आ रही है? तो जनक से संतान की तरफ, जनक से संतान की तरफ जो है कुछ गुणधर्म ट्रेवल करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। समानताएं भी साथ में जाती हैं और असमानताएं यानी कि विभिन्नताएं जो हैं वो भी साथ में जाती हैं। और ये जो पूरा मिला जुला कॉन्सेप्ट है, ये अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। और जब तक आनुवंशिकता नहीं होगी तब तक जैव विकास कैसे होगा? बात समझ में आई? जब तक आनुवंशिकता नहीं होगी तब तक जैव विकास नहीं होगा। तो जैव विकास के लिए जनक से संतति में समानताएं भी जानी चाहिए और असमानताएं भी। देखो, आपको सिर्फ लग रहा था कि सर इसी की जैसी समानताएं कहीं है लंबे पौधे की। बात समझ में आई? पर आपको पता नहीं एक कॉन्सेप्ट अंदर छुपा हुआ था। कौन सा? बौने पौधे का। कब पता चला? जब उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया गया, जब जो संतति यानी कि संतान पौधे थे, बात समझ में आ रही है, F1 पीढ़ी के, जब उनको ही अपन ने जनक पौधे बना दिए और जब क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई, बात समझ में आई, तब आपको एक बौना पौधा भी मिला। इसका मतलब ये कि आनुवंशिकता ही आधार है जैव विकास का। बात समझ में आ गई? इसको बढ़िया टैटू बना लेना इधर। तो बिना आनुवंशिकता के जैव विकास और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, होने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? क्या आपको मेंडल अंकल की बात समझ में आई? बोलो यस सर। लिख देते हैं अपन इधर पे शानदार तरीके से। चलो, मेंडल अंकल की बात समझ में? आप सोचो कि यार कितनी बड़ी बात है कि मटर के पौधे पे अपना ध्यान मटर पे आता है तो बड़ी सिंपल सी चीज है, या तो भून के खाओ, मस्त मजा आता है, पुलाव बनाओ, मस्त मजा आता है, पनीर के साथ डालो, मस्त मजा आता है, और भी बहुत सारी चीजें करो। पर बात समझ में आ रही है? मेंडल जी ने मटर को देखा तो उनके दिमाग में ये सारी चीजें गूंजी। पर याद रहे, हमने सिर्फ लंबाई को आधार बनाकर इस एक्सपेरिमेंट को किया है। क्लियर? मैं हर एक चीज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर फिट करूंगा। चलो, आपको दो चीजें और क्लियर हो गई कि भैया F1 पीढ़ी के जो पेड़ होते हैं, राइट, वो कैसे होते हैं, और F2 पीढ़ी के जो होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो F1 पीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, F2 पीढ़ी वाला भी आपको क्लियर है। जब संतान ही जनक बन जाती है तो आने वाली संतानों में, बात समझ में आ रही है, जब संतान ही जनक बन जाती हैं तो आने वाली संतानों में जो गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें वेरिएशन भी होता है, समानताएं भी होती हैं। समानता क्या है? देखो, 3 एक जैसे हैं, 4 में से 3 एक जैसे हैं। असमानता या विभिन्नता क्या है? एक अलग है। बात समझ में आ रही है? बस यदि आपकी इतना समझ में आ गया, देन नॉट टू वरी। बहुत परेशान होते रहते हो इस चैप्टर को लेके, मत हो परेशान। पूरा कॉन्सेप्ट अब दिमाग में फिट होने वाला है, क्योंकि कंफ्यूजन तो है। प्रैक्टिकली यदि बात करें तो बेटा कंफ्यूजन तो है, इसलिए नहीं है कि आपका दिमाग नहीं चल रहा, इसलिए है क्योंकि जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो। बात समझ में? और भाई किसी साइंटिस्ट ने पूरी जिंदगी में जो पढ़ा
क्लियर? उसको आप आधे घंटे में समझने की कोशिश करोगे तो बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्क्रीनशॉट लिया जाए, हम बढ़ेंगे आगे। हरी अप। चलिए, तो अब आपके ये समझ में आ गया कि भैया कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, बहुत सारी समानताओं के साथ में और बहुत सारी विभिन्नताओं के साथ में। बात समझ में आ रही है? और ये जो ट्रांसफर होना होता है इसी को अपन कहते हैं आनुवंशिकता, यानी कि हेरिडिटी। और इसकी जो हम ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो बेसिकली अभी जेनेटिक्स चल रही है हेरिडिटी के बारे में। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी जो है जेनेटिक्स चल रही है। क्या चल रही है? अभी बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स चल रही है। किसके बारे में? हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता के बारे में। बात समझ में आई? बोलो यस सर। ये आपकी यदि क्लियर है, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि क्लियर नहीं है देन नॉट टू वरी, ये सिर्फ एक डेमो था, मतलब ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में। अगली क्लास में मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट है, जितने भी नियम है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सब सीधे आपके दिमाग के अंदर मैं फिट करने वाला हूं। राइट? बोलो यस सर। चलो पीछे चलते हैं, पीछे कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आई? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, है ना? तो ये तो अपन ने देख लिया, ठीक, जेनेटिक्स देख लिया, हेरिडिटी देख लिया। हमने जीन के बारे में अब बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, जीन के बारे में हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले हम एक डायग्राम पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब भैया आप ये तो जानते हो, राइट, अब आप ये तो जानते हो कि हम सब अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, और कोशिकाएं जो है वो जीवन की इकाई है। कोशिकाएं जो है वो किसकी इकाई है? बड़े ध्यान से देखिएगा, कोशिकाएं जो हैं, राइट, वो जीवन की इकाई है। लिख देता हूं, कक्षा 9वीं की कहानी है कि जो कोशिका है, कक्षा 9वीं के दिन याद करो अपन कैसे पढ़ते या रटते थे। कोशिका से ऊतक बने, ऊतक से अंग बने, अंग से अंग तंत्र बना, और अंग तंत्र से बना फिर क्या? शरीर, यदि हम बहुकोषीय जीवों की बात करें तो, ठीक है? तो कोशिका जो है वो जीवन की इकाई है, जीवन की इकाई है। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा कक्षा 9वीं में हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या आपको कोशिका दिख रही है? बोलो यस सर। क्या आपको एक कोशिका दिख रही है? बोलो यस सर। जंतु कोशिका आपके सामने है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हर एक जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है बाबू न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक। क्या पाया जाता है? केंद्रक या नाभिक, दोनों कह सकते हो आप, ठीक है? तो भैया क्या कहते हैं इसको? हम केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। चलो, केंद्रक। बात समझ में आई? और केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम, जिन्हें हम कहते हैं गुणसूत्र, है ना? नहीं तो आप बोलोगे सर, है ना, आप बोलोगे सर हिंदी में नहीं मिला आपको डेटा तो आपने इंग्लिश में लगा लिया। अरे कौन दिक्कत नहीं, अपनी स्टाइल में रहने का। गुणसूत्र। बात समझ में आई? इस गुणसूत्र के अंदर होते हैं बहुत सारे डीएनए। बात समझ में आ रही है? डीएनए क्या? तो भैया जैव अणु, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। बात समझ में आई? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसको भी अपन निपटाएंगे। परिचय वाला वीडियो यदि आपने देखा हो तो जितनी चीजें उसके इंडेक्स में गिवन है मैं पूरी निपटाने वाला हूं आपकी परीक्षाओं के पहले, नॉट टू वरी, राइट? तो गुणसूत्र देखा, और भैया आपने ये देखा कि इन गुणसूत्रों के अंदर बहुत सारे डीएनए हैं। बात समझ में आई? इन गुणसूत्रों के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारा क्या है? डीएनए है, एक प्रकार का जैव अणु है। और ये जो डीएनए है इसकी जो एक इकाई है बेटा, इसको अपन जीन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो डीएनए है इसकी जो एक इकाई है, बात समझ में आ रही है, इसको अपन जीन कहते हैं। और यही है कोड। यही क्या है? कोड। जैसे कंप्यूटर में, भाषा में, अलग अलग चीजों में कोड होते हैं ना। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही ये आनुवंशिकी के, शारीरिक विकास के क्या है? कोड। तो जैसे कोशिका जीवन की इकाई है, वैसे ही जब हम जीन की बात करते हैं, बात समझ में आ रहा है, तो ये जो है ये डीएनए की इकाई है। बात समझ में आ रही है? और ये क्या है? तो बाबूजी ये कोड है। ये कौन सी चीज है? तो ये कोड है। बात समझ में आई? अच्छा सुनो ना, हमारे पास एक वैरायटी और है बाबूजी, यदि आपको वो पसंद नहीं आया तो आप ये वाला देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सेल ली गई। बोलो यस सर। सेल के अंदर कहां पहुंचे? केंद्रक के अंदर। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जब हम पहुंचे, अपने को मिले क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। बोलो यस सर। क्रोमोसोम्स के अंदर गए, अपने को भैया डीएनए मिला। डीएनए पूरा दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं, आरएनए वारएनए सब निपटाएंगे। इस डीएनए के अंदर की जो एक इकाई है दैट इज व्हाट? जीन यानी कि कोड। बात समझ में आ रही है? इन्हीं का काम होता है प्रोटीन के साथ क्या करना है, और भी बहुत सारी चीजें सब पढ़ने वाले अपन। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये क्लियर हो गया आपको कि जीन क्या है।
यही चीजों को ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। बहुत सारी जो शारीरिक प्रक्रम होते हैं उसको कंट्रोल करने का भी काम किसका होता है? जीन का होता है। बात समझ में आ रही है? और सुनो, ये वो वाला जीन्स नहीं है, नहीं तो बोलोगे सर ने आज जीन्स के बारे में पढ़ाया। ओ दादू, ये जीन्स अलग होता है बेटा जी, ये जो हम पहनते हैं डेनिम जीन्स ये वाला होता है। इधर जी से शुरुआत होती है, उधर ये स्पेलिंग अलग, उधर स्पेलिंग अलग। बात समझ में आई? बोलो यस सर, बड़े शानदार ये कहानी है। चलो आ जाओ, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लिया जाए, 3-4 चीजों को सीधे दिमाग के अंदर फिट कर रहा हूं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ। चलो क्लियर? तो आज के बाद सेल, न्यूक्लियस, गुणसूत्र, डीएनए और जीन का आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज हो गया। अंदर की कहानी भी सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। तो अब वही चीज यहां पर लिखी हुई है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, राइट? कि इन गुणसूत्रों के अंदर माला के मोतियों जैसे डीएनए होते हैं। तो ये लिखकर मत आ जाना कि डीएनए माला के मोती है। बात समझ में आ रही है? तो डीएनए होते हैं जो कि बेसिकली, ठीक है, डीएनए के अंदर बहुत सारी रासायनिक इकाइयां पाई जाती है। तो सीधी बात यह है कि अपने को बायोलॉजी के अंदर जब जाओगे तो केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि आप जानते हो कि प्रत्येक कोशिका ऊतक जो है अंत में किससे मिलकर बना हुआ है? तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अणुओं से मिलकर बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो अपने को केमिस्ट्री पढ़नी है, बात खत्म हो गई जी। चलो, तो डीएनए के अंदर की जो रासायनिक इकाइयां होती हैं, बात समझ में आ रही है, ये ही जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन। क्लियर? जीन कहलाती है। और बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो जीन होते हैं ये गुणसूत्र के लक्षण यानी कि गुणों के उपाजार होने, कार्य करने और अर्जित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कि हमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिली अपने पेरेंट्स से, मतलब दादाजी से पिताजी को, पिताजी से बेटे को, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिली, जो भी आनुवंशिकता ट्रैवल की है, वो किसके माध्यम से करती है भैया? जीन के माध्यम से। तो आप ऐसे समझ लो, एग्जैक्ट तो नहीं है पर ऊपर ऊपर से आप ऐसे याद रख लो कि जो जीन है, बात समझ में आ रहा है, वही आनुवंशिकता को ट्रैवल करता है। क्या होता है? डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, पूरा रगड़ने वाले हैं। नॉट टू वरी, हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर मैं फिट करने वाला हूं। बात समझ में आई? नोट किया जाए। और सुनो, ये जो ऐसे ये डीएनए वीएनए के डायग्राम को देखकर आप घबराते हो ना, अब मत घबराना, पूरा सिखाऊंगा, ठीक है? मत घबराना, पूरा सिखाऊंगा, ठीक? सब बेस पेयर वेयर वेयर सब पूरा रगड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी? चलिए आइए, डायग्राम्स बना लीजिए बढ़िया से कॉपी में, ठीक? चलो और आगे इस कहानी को लेकर चलेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, जीवों के, ठीक है, जीन के माध्यम से जीवों के इन मूल गुणों का संचरण जो है वो आनुवंशिकता है, जिसके पीछे की जो कहानी है वो किसने लिखी है? जीन ने। इसलिए जब भी आप देखेंगे आनुवंशिकता के बारे में, भैया डीएनए ही डीएनए बना होता है। आप देख लो हर एक टॉपिक में यहां पर हमने डायग्राम जो है डीएनए के बनाए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यही तो कैरी करते हैं किसको? हेरिडिटी को, यानी कि आनुवंशिकता को। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जब भी आप इस टॉपिक के, इस चैप्टर के आप लेक्चर्स देखते होगे, किताबें देखते होगे, स्टडी मटेरियल देखते होगे, उसमें डीएनए का डायग्राम बना ही बना होता है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। शानदार शानदार शानदार, ये कहानी है। अब ध्यान से देखिएगा भैया, जब हमारा जन्म होता है, जब नर और मादा युग्मनज, बात समझ में आ रही है? युग्मक, नॉट युग्मनज, युग्मक आपस में मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जब जाइगोट बड़ा होकर भ्रूण, मतलब बहुकोशीय विभाजन जब उसमें होता है, बात समझ में आई, और वो भ्रूण में परिवर्तित होकर फिर शिशु में परिवर्तित होता है, तो उस समय पर दो चीजें चल रही होती हैं। बात समझ में आई? ध्यान से देखिएगा, शारीरिक कोशिकाओं में जो है ग्रोथ होती है, और भैया जनन कोशिकाओं में भी होती है। बात समझ में आ रही है? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बड़े ध्यान से देखते हैं। देखो, इनको हम उपार्जित लक्षण कहते हैं, ठीक है, और इनको हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण जो है ना, वो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, और उपार्जित लक्षण जो होते हैं ना, बात समझ में आ रही है, वो पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, वो सबके इंडिविजुअल होते हैं। बात समझ में आई? कैसे? मान लेते हैं, ठीक है, अभी क्या है, अभी की जनरेशन में टैटू एटू बनाने का बड़ा फैशन चलता है। अब आपने भाई जो टैटू बनाया, वो आपकी अपनी पर्सनल हैबिट है, पर्सनल आपकी एक्टिविटी है। आपने टैटू बनाया तो जरूरी थोड़ी कि आपके पेरेंट्स ने बनाया होगा, उस टाइम तो ऐसा चलता भी नहीं था, और जरूरी थोड़ी है कि आने वाली जनरेशन भी टैटू बनाएगी। बात समझ में आई? अब मान लेते हैं कि कुछ बड़े एक टैलेंटेड कैटेगरी एग्जिस्ट करती है ना, टीनेजर्स में, रील बनाने वालों में बड़े टैलेंटेड कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आई?
इधर पे नट बोल्ट पहन लेते हैं, कान वान में कुछ भी बहुत सारी चीजें पहन लेते हैं, रंग बिरंगे तोता मैंने जैसे बाल करवा लेते हैं, टैटू बनवा लेते हैं, छपरी बन के घूमते हैं। तो अब देखना, जरूरी थोड़ी कि उनकी अगली जनरेशन जो है वो पापा जैसे ही होगी। बात समझ में आई? तो कुछ गुणधर्म सेम होते हैं, इनको हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी सेम नहीं होते, इनको हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? इसका पीढ़ी से लेना देना है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। समझते हैं एग्जांपल लेकर, ध्यान से देखिएगा। उपार्जित लक्षण जो है, अब जैसे किसी ने कान में छेद करवाया, ठीक है, या आपने कुत्तों में यदि पूंछ काट दिया, तो जरूरी थोड़ी कि भैया अगली जो पीढ़ी होगी उसके कान, जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसके कान में पहले से छेद होगा। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने कान में छेद पहना के करके नट बोल्ट पहने थे फैशन के नाम पे। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जरूरी थोड़ी है यार कि कुत्ते की आपने पूंछ काट दी, बात समझ में आई, तो उसका जो अगला पपी होगा छोटा सा, बात समझ में आ रही है, उसकी पूंछ ही नहीं होगी। क्लियर है? तो ये लक्षण ट्रेवल नहीं करते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ। ऐसे लक्षणों को हम लोग उपार्जित लक्षण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये किसके कारण होता है? शारीरिक कोशिका की विभिन्नता के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि शारीरिक कोशिका में आती है कौन? शारीरिक कोशिका की विभिन्नता, और ये अपनी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, और ये जैव विकास में सहायक नहीं है, क्योंकि जैव विकास के लिए विभिन्नताओं का होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? तो ये जैव विकास में सहायक नहीं है। क्लियर? दूसरी तरफ हम बात करेंगे जनन कोशिका की, राइट? तो ध्यान से देखिए, ये जनन कोशिका में आती है और ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, और ये जैव विकास में सहायक है। बात समझ में आई? तो इस वाले चैप्टर को या इस वाले भाग को, बात समझ में आ रही है, इस वाले भाग को हम ये कह सकते हैं कि इधर वाले भाग का आनुवंशिकी से कौन लेना देना नहीं है, पर इधर वाले भाग का सीधे सीधे लेना देना है आनुवंशिकी से। बात समझ में आई? बोलो यस सर। सिंपल और शानदार ये कहानी है। उदाहरण देख लो आप कि भैया मानव के बालों का रंग, मानव के शरीर की लंबाई, लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल अपने पापा जैसे लंबा चौड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या? कि भैया पिताजी भी लंबे चौड़े रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी चीजें जो ट्रेवल करती हैं वो आनुवंशिकी में आती है। क्लियर है? बोलो यस सर। शानदार बात। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग के अंदर बहुत शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं कि इसमें मेंडल अंकल ने अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया, मटर के पौधे के ऊपर, आनुवंशिकी के ऊपर, सब कुछ आपकी खोपड़िया के अंदर पूरा पूरा फिट कराऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। एक बार ध्यान से देख लो, ये वाली चीज अपने को भैया दिमाग के अंदर फिट रखना ही रखना है। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट होगा पूछ लेना। अगली क्लास में फिर इसके बारे में हम डीप में बात करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को निपटाएंगे। उसके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे, जो कि आपको मिल सकता है कैसे? यूट्यूब पर तो आप सर्च कर लोगे, गूगल पर जाकर आप सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। एक ही पेज पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए आपको क्लासेस मिलने वाली हैं क्वालिटी एजुकेशन के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के लिए 7वीं से लेकर 12वीं तक, इंग्लिश मीडियम के लिए नर्सरी से लेकर 12वीं तक। साथ में आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। शानदार तरीके से पढ़िए। कोई डाउट यदि होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, रगड़ देंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़िए, धमाका मचाइए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।